नमस्कार दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, संभावनाएं, क्षमता और नीतिगत अनुशंसाएं। इस रिपोर्ट के माध्यम से नीति आयोग ने एक रोड मैप को प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत को उच्च शिक्षा का वैश्विक गंतव्य बनाया जाए। यानी कि भारत को एक ऐसे देश के रूप में तब्दील किया जाए जहां पे विदेशों से छात्र भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। अब जाहिर सी बात है, इस रिपोर्ट के बाद हमारे देश में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों जरूरी है, इसके अलावा हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित क्या-क्या चुनौतियां हैं और नीति आयोग ने कौन-कौन सी बातें अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत की है, उन सारी बातों के बारे में हम समझेंगे ताकि जो भी चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित हमें देखने को मिलती है, हम उन चुनौतियों से निपट सके। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत में आपको ब्रेन ड्रेन की समस्या देखने को मिलती है। ब्रेन ड्रेन की समस्या का मतलब ये है कि हमारे देश के शिक्षित और कुशल नागरिक विदेशों में जाकर काम करते हैं, विदेशों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं, तो इसकी वजह से हमारे देश की प्रतिभा का विदेशों में पलायन हो जाता है। इसे ही ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन कहते हैं। भारत में अगर आप इनबाउंड और आउटबाउंड छात्रों की बात करें, तो भारत में आने वाले छात्र 1 हैं और उनकी तुलना में भारत से जाने वाले छात्र 28 हैं। तो ये जो 1:28 है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए चिंता की बात है। और ये जो अनुपात है, वो ये भी बताता है कि विदेशों की ओर हमारे देश से जो छात्र पलायन कर रहे हैं, उसकी क्या गंभीर प्रवृत्ति है। अब ये स्थिति से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में ब्रेन ड्रेन की समस्या है। हमारे देश के घरेलू शैक्षणिक क्षमता में कमी है, जिसकी वजह से यहाँ के छात्र विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पलायन कर जाते हैं। दोस्तों, 2011 से अभी तक अगर आप बात करें तो 16 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने भारतीय नागरिकता का परित्याग किया है। और उसके पीछे का एक कारण ये रहा है कि वो विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं और फिर वो वहीं पे रहने लग जाते हैं। इसकी वजह से आप देखते हैं कि फिर बाद में वो अपनी नागरिकता को भी त्याग देते हैं। तो अगर हम उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे, तो ये जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है, जिसमें हमारे यहाँ से छात्र बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वो ब्रेन सर्कुलेशन में परिवर्तित हो सकता है। ब्रेन सर्कुलेशन में परिवर्तित होने का मतलब ये कि जब हमारे देश से बच्चे बाहर जाएंगे, तो दूसरे देशों से बच्चे भी भारत में आएंगे, तो ये ब्रेन सर्कुलेशन बन जाएगा। एक तरफ भारत से प्रतिभा जाएगी भी, तो भारत में बहुत सारी प्रतिभाएं आएगी। और इसमें यह भी फायदा होगा कि जब हम अपने देश में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देंगे, तो उसकी गुणवत्ता में सुधार आएगा। और गुणवत्ता में सुधार आने के पश्चात हमारे देश के छात्र जो पहले शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों में जाते थे, वो भारत में ही रुक जाएंगे और भारत में ही अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जो महत्व है वो ये है कि हम अपने देश में जो प्रतिभा पलायन की समस्या है, उसका समाधान उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा समस्या आपको ये देखने को मिलेगा हमारे देश में कि भारतीय छात्र जब विदेश जाते हैं, तो विदेशों में जो शिक्षा पर वो व्यय करते हैं, उसका जो उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो व्यय होता है दोस्तों, ये विदेशी मुद्रा में होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप किसी दूसरे देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जिस भी सुविधा का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आपको उस देश की मुद्रा में या किसी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, उसमें आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पे एक नकारात्मक असर पड़ता है और हमारे देश से विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन होता है। हमारे देश से विदेशी विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। आप देखें कि 2025 तक लगभग 6.2 लाख करोड़ रुपए जो है, वो हमारे देश के छात्रों द्वारा विदेशों में शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च है। ये राशि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीडीपी के लगभग 2% के बराबर है। तो अगर हमारे जीडीपी का इतना बड़ा भाग विदेशी मुद्रा के तौर पे बाहर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, इसका हमारे देश के फॉरेक्स पे, इसका हमारे देश के मुद्रा पे यानी कि रुपया पे जो है ना, वो नकारात्मक असर पड़ता है। तो अगर हम घरेलू स्तर पर गुणवत्तापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, तो इस विदेशी मुद्रा के बाहर जाने वाली स्थिति को हम सीमित कर सकते हैं। तो दूसरा महत्व क्या है कि विदेशी मुद्रा बहिर्गमन में हम कमी ला सकते हैं, है ना। तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि जब हमारे यहाँ से छात्र मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे उच्च आय वाले और रणनीतिक देशों में जाके बहुत ज़्यादा संकेंद्रित हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ये बहुत ही चिंता की बात है। क्योंकि जब हमारे देश के छात्र, जिनमें इतनी प्रतिभा है, हमारे देश के जो युवा हैं, अगर वो युवा ही हमारे देश से बाहर चले जाएं, अगर वो युवा ही अपने कार्यक्षेत्र भारत को ना बनाकर किसी और देश को बनाए, तो जाहिर सी बात है, ऐसे में हम
तो ऐसे में हमारे देश में जो नवाचार आधार है, जो हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं, उसकी गुणवत्ता में अगर हमें सुधार करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमें अपने आप को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के स्तर पे लेके आना पड़ेगा। जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, उसमें हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और अगर हम वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करेंगे, अपने देश में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से दूसरे देश के छात्रों को अपने देश में आकर्षित करेंगे, तो हमारे देश में जो शोध गुणवत्ता है, उसमें भी सुधार होगा, साथ ही साथ हमारे देश की जो संस्थागत रैंकिंग है, वो भी मजबूत होगी। तो तीसरा महत्व ये है कि हम अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए, हम अपने देश को वैश्विक के लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इन सारे छात्रों को भारत में बुला सकते हैं और इसके माध्यम से हम अपने देश में शोध गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और संस्थागत रैंकिंग को भी मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जब हम उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे, तो हमारे देश के सॉफ्ट पावर का विस्तार होगा। कैसे, आप समझिए। वर्ष 2022 तक हमारे देश में लगभग 47,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमने सही नीति अपनाई, अगर हमने उनको वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई, हमने उनको उन नियमों में ढील दी जिन नियमों में कठिनाई की वजह से वो भारत में आने से कतराते हैं। तो इस इन सारी अच्छी नीतियों की वजह से हम 2047 तक इस 47,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या जो भारत में है, उसको 8 से 11 लाख तक पहुँचा सकते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब ये छात्र भारत में पढ़ने के लिए आएँगे, यहाँ के कल्चर को समझेंगे, यहाँ के सोसाइटी को समझेंगे, यहाँ पे जिस तरीके की व्यवस्था है उसको समझेंगे और जब वो वापस अपने देश जाएँगे, तो वो इंडिया के बारे में अच्छी-अच्छी बातें अपने देश में फैलाने का काम करेंगे। तो ये एक तरीके से हमारे लिए सॉफ्ट पावर का काम करेगा, है ना? 2001 से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रवाह में भारत में 518% की वृद्धि हुई है, जो इस बात को ज़रूर उजागर करता है कि भारत के पास क्षमता ज़रूर है। हालाँकि भारत में इस क्षमता के साथ-साथ हमें उन तकनीकी को भी अपनाना पड़ेगा, उन नीतियों को भी अपनाना पड़ेगा, जिन नीतियों में कठिनाई होने की वजह से, जिन नीतियों के अनुपस्थित होने की वजह से जो विदेशी छात्र और विदेशी शिक्षक हमारे यहाँ पे आने से कतराते हैं, वो ना कतराएँ। ठीक बात है? तो चौथा महत्व आपको ये देखने को मिलेगा कि हम उच्च शिक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से अपने सॉफ्ट पावर का विस्तार कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जब हम उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे, तो ये जो राष्ट्रीय विकास लक्ष्य हैं हमारे, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 2020 की है, फिर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में जो बनाने का जो हमने सपना देखा है, ये सारी हमारे लक्ष्यों के अनुरूप है ये अंतर्राष्ट्रीयकरण। क्योंकि जब हमारे देश में उच्च शिक्षा के लिए विदेशों से लोग आएँगे, तो हमारे देश में तकनीकी नेतृत्व के लिए जो आवश्यक उच्च कुशल कार्यबल चाहिए, वो भी उसका भी निर्माण होगा। हमारे देश में जिस तेज़ी से आर्थिक विकास चाहिए, उसका भी निर्माण होगा। तो विदेशों से भारत में छात्र के आने का कई सारे फ़ायदे हैं और ये हमारे राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का भी समर्थन करेगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इन 5 पॉइंट्स की मदद से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जब हम अपने देश में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे, तो इससे हमारे देश में कई सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। हमारी विदेश नीति में सॉफ्ट पावर का विस्तार होगा, हमारे जो राष्ट्रीय विकास लक्ष्य हैं, उसको भी समर्थन मिलेगा। विश्व के स्तर पर हम प्रतिस्पर्धा कर पाएँगे, जो हमारे देश में शोध गुणवत्ता है उसमें सुधार कर पाएँगे। फिर हम देखते हैं कि अपने देश से जो विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, उस विदेशी मुद्रा के बाहर जाने को रोक सकेंगे। हम अपने देश से जो प्रतिभा पलायन हो रहे हैं, उस प्रतिभा पलायन को हम रोक सकेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स के मद्देनज़र आप समझ सकते हैं कि उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण बहुत ज़रूरी है। लेकिन उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में हमारे देश के सामने कई सारी चुनौतियाँ भी हैं, जिसकी वजह से नीति आयोग की ये हालिया रिपोर्ट ने कई सारी बातों को प्रस्तुत किया है, ताकि इन चुनौतियों से हम लड़ सकें, इन चुनौतियों से पार पाके भारत को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित कर सकें, जो कि उच्च शिक्षा के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनेगा। तो इन चुनौतियों के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ बहुत सीमित है और उनको जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उसमें भी हमें कई सीमाएँ देखने को मिलती है। दरअसल नीति आयोग द्वारा सर्वेक्षण जब किया गया, तो उसमें भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में लगभग 41% ने ये बताया कि अपर्याप्त छात्रवृत्तियों की वजह से ही जो विदेशी छात्र हैं, वो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। वहीं आप जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में जब जाएँगे, तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे शिक्षा के साथ-साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है और अगर हमने भी ऐसा किया, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हमारे देश में भी जो हैं विदेशी छात्र ज़्यादा आसानी से आ पाएँगे और ज़्यादा उत्साह के साथ आ पाएँगे। तो हमारे देश में चूँकि ये जो छात्रवृत्तियों की सीमा है या फिर जो वित्तीय सहायता की सीमा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि हमारे देश के प्रतिस्पर्धात्मकता को कमज़ोर करती है। फिर उसके बाद दूसरी चुनौती हमारे देश में ये है दोस्तों उच्च शिक्षा को लेके कि भारतीय विश्वविद्यालय जो शिक्षा प्रदान करते हैं, उस शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति जो हम पूरी दुनिया है, वो एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। उनके दिमाग में पहले ही परसेप्शन बना हुआ है कि जो हायर एजुकेशन इंडिया में है, उसके द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है।
हालांकि आप देखेंगे कि हमारे देश के जो आईआईटीज हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज हैं, ऐसे संस्थानों ने कई सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन जब हम इस परसेप्शन से रिलेटेड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करते हैं, तो 2026 में आप देखेंगे कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के टॉप 50 में भी स्थान नहीं बना पाता है। और जो कि हमारे देश में वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कमी को बताता है, जो कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड विश्वसनीयता में जो कमी है उसको बताता है। तो दूसरी चुनौती क्या है? हमें इन परसेप्शन से ऊपर आके अपने देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठीक बात है। फिर इसके अलावा हमारे देश में जो नियामकीय ढांचा है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। हमारे देश में वीजा प्रदान करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा लेंदी है। तो ये जो नियामक संस्थाएं हैं, वीजा स्वीकृति में आप देखेंगे बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। हमारे यहाँ पे कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। इसकी वजह से जो भी विदेशी छात्र और विदेशी फैकल्टी भारत आना चाहते भी हैं तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं इन सारे लंबे प्रोसेसेस की वजह से, है ना, इन सारे कॉम्प्लेक्स जो रेगुलेटरी हमारे यहाँ पे ढांचा है उसकी वजह से। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज्यादा छात्र अनुकूल वीजा व्यवस्था है, लेकिन भारत में अभी तक त्वरित शैक्षणिक वीजा तंत्र विकसित नहीं हो पाया है। तो ये भी एक चुनौती हमारे देश में अब उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के समक्ष देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिस तरीके से दुनिया भर के देशों में जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिसर की अवसंरचना एक प्रमुख कारक के रूप में सामने आती है जो विदेशों से छात्रों को आकर्षित करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय परिसर अवसंरचना बहुत ही ज्यादा अपर्याप्त है। बहुत सारे ऐसे उच्च उच्च शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास, जो कि हॉस्टल्स जिसको हम कहते हैं, तो वो नहीं है। साथ ही साथ आधुनिक जो प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पे विदेशी छात्र आके अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उन प्रयोगशालाओं का अभाव दिखता है। उनके लिए समृद्ध पुस्तकालय नहीं है। जो समर्पित छात्र सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं का अभाव है। तो हमारे यहाँ पे केवल कुछ ही ऐसे परिसर हैं, जैसे आईआईटी मद्रास हो गया, जो कि वैश्विक मानकों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा पाते हैं। तो हमारे सामने एक ये भी चुनौती है कि हम अपने देश के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर अवसंरचना के निर्माण पर जोर दें, है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो विदेशी फैकल्टीज को भर्ती करने के नियम है वो बहुत कठोर है। उनको जो वेतन दिया जाता है उसकी भी कई सारी सीमाएं हैं। उनको उस तरीके से वेतन नहीं मिलता जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही साथ उनके पद की सुरक्षा भी स्थायी नहीं होती। तो इन सब बातों के अभाव के कारण भी जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद हैं, जो भारत में काम करना भी चाहते हैं, तो वो काम करने से परहेज करते हैं। क्यों? ताकि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भर्ती नियम है वो बहुत ज्यादा कठोर है। उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसकी वजह से होता यह है कि हमारे देश के जो विश्वविद्यालय हैं वो अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालयों से कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। ठीक बात है। और वहां पे आप देखेंगे बहुत ही अनुकूलित अनुबंध की व्यवस्था है, उच्च पारिश्रमिक उपलब्ध है। तो इन सब चुनौतियों के मद्देनजर हमें यह भी देखने को मिलता है कि हम विदेशी संकाय को, विदेशी फैकल्टीज को हम आकर्षित करने में बहुत ही ज्यादा पिछड़ी स्थिति में है। तो ये एक चुनौती हमारे देश में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के समक्ष निकल के आती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में जो सिलेबस है उच्च शिक्षा में, वो जो सिलेबस है वो वैश्विक मानकों पर आधारित नहीं है। वो सिलेबस शोध केंद्रित नहीं है, वो रिसर्च को बढ़ावा नहीं देता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो विदेशी छात्र हैं वो आने से कतराते हैं। तो ये सारे कई सारी चुनौतियां हैं। इसके अलावा हमारे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग है कि हम अपने उच्च शिक्षा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से ब्रांडिंग करते हैं ताकि विदेशी छात्र इन ब्रांडिंग से आकर्षित होकर हमारे देश में आए, ये ब्रांडिंग भी हमारे यहाँ पे बहुत कमजोर है। उसकी वजह से हमारी जो आउटरीच है वो भी बहुत सीमित देखने को मिलती है। कनाडा की बात करें दोस्तों, तो कनाडा एक ऐसा देश है जो अपने दूतावास यानी कॉन्सुलेट्स की मदद से, है ना, उसकी मदद से वो क्या करता है, अपने डिजिटल अभियानों की मदद से अपने जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करता है। और आप देखेंगे कि कनाडा में भी बहुत बड़ी मात्रा में जो विदेश से छात्र आते हैं और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ जब विदेशी छात्र हमारे देश में आते हैं तो उनके सामने एक सांस्कृतिक और सामाजिक समायोजन की चुनौती भी देखने को मिलती है। और ये चुनौती हमारे उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में बाधा बनती है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भाषा संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उनको सांस्कृतिक अलगाव की अनुभूति होती है। साथ ही साथ उनके लिए जो सहायक पारिस्थितिक तंत्र है वो भी हमारे यहाँ पे लिमिटेड है। तो इससे होता यह है कि भारत की अपेक्षा में ऐसी दूसरी गंतव्य जहाँ पे ज्यादा छात्र अनुकूल वातावरण है, वहां पे ये छात्र जाना पसंद करते हैं, भारत में आने से हतोत्साहित होते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों ने भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में देरी की है। और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए नीति आयोग की जो हालिया रिपोर्ट है उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले नीति आयोग ने वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप की बात की है।
नीति आयोग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों हेतु विश्व बंधु छात्रवृत्ति योजना और साथ ही साथ विदेशी शिक्षकों और शोधकर्ताओं को भी अपने देश में आकर्षित करने के लिए विश्व बंधु फेलोशिप योजना शुरू किया जाए, ताकि भारत जो है उसका एक वैश्विक गंतव्य के रूप में, जहां पे लोग उच्च शिक्षा के ग्रहण करते हैं, उसके रूप में भारत का तब्दीलीकरण हो पाए। साथ ही साथ जो नीति आयोग है, उसने एक राष्ट्रीय अनुसंधान कोष के निर्माण की बात कही है, जिसका जो वो आप जिसे देखेंगे आकार होगा वो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा। इसमें आधा कोष आप देखेंगे प्रवासी भारतीय देंगे और दानदाताओं से जुटाया जाएगा, साथ बाकी जो आधा भाग है वो भारत सरकार प्रदान करेगी। इसके अलावा हमारे देश में नीति आयोग ने जो इरास्मस प्लस है, जो कि यूरोपीय संघ की एक पहल है, जहां पे व्यक्तियों और संस्थान दोनों के लिए कई सारे क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, प्रशिक्षण हो, खेल हो, इन कई सारे क्षेत्रों में गतिशीलता के अलग अलग अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इसी यूरास्मस प्लस कार्यक्रम के आधार पर भारत में टैगोर फ्रेमवर्क को प्रस्तावित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और ये टैगोर फ्रेमवर्क भारत और आसियान देश, ब्रिक्स देश और बिम्स्टेक, इन सभी समूहों के पक्षकार देशों के मध्य छात्रों और शिक्षकों के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। तो नीति आयोग ने कई सारी बहुत जरूरी सिफारिशें की है। साथ ही साथ नीति आयोग ने वीजा को प्रदान करने में और हमारे देश में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें भी सुधार करने की बात की है, ताकि हमारे देश में जो भी प्रवेश है वो आसान हो पाए। जो विदेशी छात्र भारत आना चाहते हैं उनको आसानी से वीजा मिल सके। जो विदेशी शिक्षक हैं वो भी अगर भारत आना चाहते हैं तो उनकी तेज नियुक्ति हो सके, उनको प्रतिस्पर्धी वेतन मिल सके, यानी वो जितना वेतन एक्सपेक्ट करते हैं उनको मिल सके, ताकि वो भारत में आए, उनको वीजा आसानी से मिल सके, है ना, उनको उनकी पहचान के लिए, उनकी बैंकिंग के लिए, उनके आवास के लिए एक एकीकृत प्रणाली की सिफारिश भी नीति आयोग के द्वारा की गई है। साथ ही साथ नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति के लिए कई सारे नियमों में ढील देने की भी बात की है, और कैंपस के अंदर कैंपस जैसे नवाचारी मॉडल को भी भारत में शामिल करने की नीति आयोग ने बात की है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके मापदंडों को विस्तारित करने का सुझाव नीति आयोग ने दिया है, ताकि हमारे देश का जो आउटरीच है वो बढ़ सके, हमारे देश में जो उच्च शिक्षा है उसका वैश्वीकरण हो सके, और कई सारी जो हम साझेदारियां कर सके अलग अलग देशों के माध्यम से, और उसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को बेहतर ढंग से जो है वो अपने देश के उच्च शिक्षा के संदर्भ में इस्तेमाल कर सके। तो रैंकिंग और गुणवत्ता मानदंडों में भी सुधार करने की बात नीति आयोग ने की है। इसके साथ साथ भारत की आन एल्यूमिनाई एम्बेसडर को बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें कि भारतीय उच्च शिक्षा की वैश्विक ब्रांडिंग के लिए जो भारतीय प्रवासी समुदाय हैं उसको वैश्विक दूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये जो भारतीय प्रवासी समुदाय होते हैं इसके बारे में आज मैं आपसे एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें हम भारतीय प्रवासी दिवस के बारे में बात करेंगे, ये प्रवासी कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यतः 3 तरीके के भारतीय प्रवासी आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, दूसरा होता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, और तीसरा होता है ओसीआई कार्ड होल्डर और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हालांकि 2015 में पीआई कार्ड होल्डर, पीआईओ कार्ड होल्डर और ओसीआई कार्ड होल्डर, इन दोनों को 2015 में मर्ज कर दिया गया था। तो आज इस वीडियो में आप ये समझ पाएंगे कि भारतीय प्रवासी दिवस का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, और भारतीय प्रवासियों का हमारे अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। ठीक है, खैर वो अलग हम वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि नीति आयोग ने क्या क्या अनुशंसाएं की है। साथ ही साथ नीति आयोग ने दोस्तों ये भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र सहायता प्रणाली हमारे देश में विकसित की जाए, ताकि सांस्कृतिक समन्वय हो सके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब विदेशी छात्र भारत में आते हैं तो उनको एक सांस्कृतिक अलगाव की अनुभूति होती है। तो ये जो अलगाव है वो समन्वय में बदल सके, इसके लिए हमें एक प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी। साथ ही साथ दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से हमारे देश में जो संस्थागत क्षमता है उसको भी मजबूत करने की आवश्यकता को नीति आयोग के द्वारा रेखांकित किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से नीति आयोग ने जो भी बातें कही उसको ध्यान में रखते हुए, हमारे देश में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जो मैंने आपको बताया, और उच्च शिक्षा के सामने क्या क्या चुनौतियां, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण अब एक रणनीतिक रूप ले चुका है, जो कि हमारे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नवाचार और वैश्विक प्रभाव पर असर डालेगा। जाहिर सी बात है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके साथ भी बहुत ज्यादा ये मेल खाता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 में आप देखेंगे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है वो है, एसडीजी 17 में आप देखेंगे वैश्विक साझेदारी की बात है। तो उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में हम इन दोनों आयामों को कवर करेंगे, और नीति आयोग का जो हालिया ये रोड मैप है वो भारत को छात्रों के शुद्ध निर्यातक से एक वैश्विक शिक्षा केंद्र में बदलने के लिए कई सारे व्यवस्थित सुधार और वैश्विक सहभागिता के माध्यम से इसे आकार देने का प्रयास करता है।
मैंने आपको बताया था 1:28 है हमारे देश में इनबाउंड और आउटबाउंड छात्रों का अनुपात। भारत में एक छात्र आते हैं और एक छात्र के तुलना में भारत से 28 छात्र बाहर जाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि भारत जो है वो विदेशों में विश्व में छात्रों के शुद्ध निर्यातक के देश के रूप में तब्दील हो चुका है। तो हमें इसको बदलना है और इस बदलाव के लिए नीति आयोग के द्वारा जो अनुशंसाएं की गई है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस चर्चा के माध्यम से आप हमारे देश में उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी बातें मैंने आपसे की वो आप समझ पाए होंगे। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया होगा कि हमारे देश में किस तरीके की ढांचागत कमियां हैं, किस तरीके की नियमावगत कमियां हैं और इन कमियों के मद्देनजर हालिया जो रिपोर्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चर्चा के आधार पे आप इस मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिख सकते हैं जो कि 2015 यूपीएससी मेंस में पूछा गया था। सवाल है, भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है। क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता की प्रोन्नति में सहायक होगा? चर्चा कीजिए। आप इस प्रश्न का उत्तर लिख के मेरे आंसर राइटिंग ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर इस डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए, सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।